मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत जो है अंग्रेजी राज्य का सुदृढ़ीकरण देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मेनली जो है 1772 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी के बीच की कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करेंगे जिससे आपको यह बात पता चलेगा कि भारत में अंग्रेज आए तो ठीक है, बहुत सारी व्यापारिक कंपनियां, यूरोपियन कंपनी आई थी, लेकिन अंग्रेज ही भारत में अपने आप को क्यों स्थापित कर पाए, कैसे स्थापित किए। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, देखिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप बीच में वीडियो छोड़ दीजिएगा तो आपको कैसे कोई पूरा जानकारी हो पाएगा। यह वीडियो जो है कॉन्सेप्चुअल रूप से मतलब बताने का प्रयास किया गया है, तथ्यात्मक रूप में बल कम दिया गया है, समझने के उद्देश्य से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सी ऐसी बातें आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ते हैं जिसकी समझ हम लोग को नहीं आती है। जैसे कि ठीक है, एक व्यापारी कंपनी के रूप में अंग्रेज भारत आया था, तो फिर उसने भारत में राजनीतिक सत्ता क्यों स्थापित कर लिया, क्यों उसने ये कर लिया। दूसरा, सुनते हैं कि हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाएंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो बहुत से ऐसी बातें हैं जिसको समझा जाता है ना, और हम लोग उसको रट्टा मारने का कोशिश करते हैं, इसलिए हम लोग को याद नहीं रहता। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, सुने, और अंत में जाकर के आप जब जैसे वीडियो खत्म होगा आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा, एक पूरा लॉजिक होगा। उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या कोई भी तथ्यात्मक किताब भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसने ये काम किया था, तो ऐसा क्यों किया था, वो तो आपको पता है। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक को जानने से पहले इससे पूर्व का वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने आपको प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, चूंकि इस वीडियो में हम आपको 1772 से लेकर 1857 ईस्वी तक के घटना के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो 1772 से पहले की ही घटनाओं के वजह से जो है 1772 के बाद की बहुत ऐसी बातें हुई। तो इसलिए यहाँ संक्षेप में हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि जैसा कि आप लोग वो जानते हैं कि प्लासी का जो युद्ध था वो भारतीय इतिहास और खासकर आधुनिक भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक तरह से ऐसा कहिए कि अंग्रेज रूपी वट वृक्ष का यह बीजारोपण था, है ना। मतलब जैसे कि हमने बीज लगाया तो उसके बाद वो क्या होगा, वो पेड़ का रूप धारण करेगा, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा, फैलेगा। तो वही प्लासी का युद्ध इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के द्वारा एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्य अपने आप को भारत में क्या किया, एक तरह से बीजारोपण किया। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक जगह पर लड़ा गया था। यह युद्ध जो था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। देखिए, हम पहले फिर से आपको बता रहे हैं कि इसके बारे में पूरा कंसेप्चुअल तरीके से समझा के आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव किया था और बंगाली सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मीर जाफर ने किया था। सिराजुद्दौला नवाब था। ध्यान दीजिए, जो मीर जाफर था ना, वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो महान धोखेबाज गद्दार इंसान था। और जानते हैं उसका जो था ना, अंग्रेजों के साथ दोस्ताना संबंध था। उसका दोस्ती अंग्रेजों के साथ कैसे हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि जब सिराजुद्दौला कुछ यूरोपियन महिलाओं को कैद कर लिया था ना, तो क्या किया कि यही मीर जाफर था जिसने कि उन महिलाओं को छुड़ा करके और मतलब रात में चुपके से क्या किया, उन महिलाओं को गायब कर दिया और अपने विश्वसनीय मिर्जा अमीर बेग के साथ एक नाव में बैठाकर उनको अंग्रेजों के पास भेज दिया। इसके वजह से मीर जाफर का अंग्रेजों के साथ काफ़ी दोस्ताना संबंध था। मतलब मीर जाफर जो था, जो अंग्रेजों के लिए ठीक है मतलब सही साबित हुआ, लेकिन भारतीयों के लिए गद्दार के रूप में आज भी याद किया जाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिराजुद्दौला की हार थी वो मेनली मीर जाफर की वजह से हुआ था, कि अगर मीर जाफर धोखा नहीं देता तो सिराजुद्दौला प्लासी का लड़ाई कभी नहीं हारता। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को वर्तमान मुर्शिदाबाद के दक्षिण में, मुर्शिदाबाद से दक्षिण में 22 मील की दूरी पर एक नदिया जिला है। उसी नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है प्लासी गांव, और यह युद्ध था ना जो उसी गंगा में लड़ा गया था। इसीलिए इतिहास में इस युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और जैसा पूर्व निर्धारित था
कि सिराजुद्दौला मरेगा, उसके बाद क्या होगा कि मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। इस तरह मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। अब मीर जाफ़र जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो उसने अंग्रेजों को बहुत सारा तोहफा धन दौलत एकदम लुटाया, यहाँ तक कि अंग्रेज जो कहते थे करने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मीर जाफ़र थोड़ा अंग्रेज को बात का अनसुना करने लगा। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज उससे नाराज हो गए। इधर क्या हुआ कि मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम, जो अंग्रेजों के काफ़ी निकट पहुंच गया था। उसने वादा किया था कि ठीक है, आप हमें बंगाल का नवाब बनने का मौका दीजिए, हम सारी ज़रूरत आपकी पूरा करेंगे। तो इसलिए अंग्रेजों को लगा कि नहीं, मीर जाफ़र जो है आनाकानी कर रहा है देने में, है ना, तो क्यों ना हम लोग मीर कासिम को बना दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब क्या होता है कि मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो शुरू में तो उसने अंग्रेजों के लिए बहुत सारा पैसा दिया, धन बहाया, गिफ्ट दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसे बहुत जल्द लग गया कि अंग्रेज जो है एकदम समुद्र की तरह इनका पेट कभी नहीं भरने वाला है, और दूसरा ये चीज़ें ये भारत को लूटने के मूड में है। तो मीर कासिम उनकी भावना को, अंग्रेजी भावना को समझ गया था, है ना। इसीलिए क्या हुआ कि उसने अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया। अब जैसे विरोध किया, अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे बंगाल में, तो क्या करते फिर मीर कासिम को हटा करके कहेंगे इससे तो बढ़िया मीर जफरवे है, तो मीर जफरवा को फिर से बना दिया। इधर क्या हुआ, मीर कासिम को लग गया कि ना भाई, ये जो अंग्रेज है इसको हम लोग को भगाना होगा। तो उस समय की जो भारत की दो सबसे बड़ी शक्ति थी, एक था ये क्या बोलते अवध का नवाब शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, ध्यान दीजिएगा, शुजाउद्दौला, और दूसरा मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय। उन सबों को इकट्ठा करके एक संयुक्त सेना तैयार की, और उसके बाद एक निर्णायक लड़ाई जो है अपने ही बिहार के बक्सर के मैदान में हुआ 1764 ईस्वी में। किंतु इस युद्ध में जो है अंग्रेज जो है जीत गए और भारत की तीनों सबसे बड़ी सेना हार गई। आप ये चीज़ समझिए, यहाँ पे तीनों सबसे बड़ी शक्ति हार गई। और इस तरह से जो 1757 के क्या बोलते हैं लड़ाई में अंग्रेजों का बीजारोपण हुआ था ना, वह जो बीज जो था अब पेड़ बन के जमीन से बाहर आ गया। किस युद्ध के बाद? 1764 के युद्ध के बाद। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि अंग्रेज भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से आए थे या धन कमाने के उद्देश्य से आए थे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अंग्रेज के भारत में आने का एक लौता उद्देश्य था अधिक धन कमाना। लेकिन जब वे भारत में आए तो यहाँ की परिस्थिति ने उन्हें एक तरह से ऑफर कर दिया कि आ बैल मुझे मार। मतलब भारतीय लोगों में इतनी एकता नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी, एक दूसरे का टांग खींचते थे। तो उस परिस्थिति में उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अगर हमको भारत में रहकर धन ही कमाना है तो इसके लिए राजनीतिक सत्ता पर स्थापित अपने आप को करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने जो है भारत में आकर के पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो जब भारत में आकर पॉलिटिक्स शुरू किए तो उन्हें भय भी था। सबसे बड़ा भय था ये कि ब्रिटेन में ही उनके राजनीतिक हिस्से, जब राजनीतिक विस्तार का बात वहाँ होगा तो लोग उसका विरोध कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक व्यापारी कंपनी था ना, उसका सपोर्ट नहीं मिलने वाला था कि आप वहाँ गए व्यापार करने और वहाँ पर जाकर के आप राजनीति कीजिएगा, तो उन लोगों को क्या था, एक सपोर्ट नहीं मिलने वाला था। दूसरा चीज़ ये था कि अगर वो भारत में से व्यापार करना चाहते हैं तो ये बताइए, व्यापार करना है तो राजा महाराजा को खुश करना पड़ेगा। अच्छा, जब राजनीति कीजिएगा, अपना साम्राज्य विस्तार कीजिएगा तो राजा महाराजा खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज हो जाएंगे। तो इनको ये चीज़ का भय था। लेकिन वह यह बात भी अब तक अनुभव कर चुके थे, खासकर बंगाल को जीतने के बाद, कि अगर हम लोग राजनीतिक सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं तो हम लोग अधिकाधिक धन कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी से अनुमति नहीं लेना होगा, है ना। तो एक तरफ ये था कि उन्हें नहीं, राजनीतिक सत्ता पर अधिकार करना उनके लिए अनिवार्य था। दूसरा, अगर अधिकार करते हैं तो क्या पता ब्रिटेन से उनको सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर यदि अगर हार जाते हैं तो फिर उनको भारत छोड़ के ही जाना पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन उनके पास प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में इतना पैसा कमाए थे, इतना पैसा लूटे थे एक तरह से, उन पैसों से उन्होंने सेना तैयार किया, हथियार मंगवाया और उन सब को लिया। और साथ ही यह भी सोचा कि देखिए, डायरेक्ट हम लोग राजा से नहीं लड़ेंगे, है ना, और सबके साथ हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। और कुछ लोगों को हम लोग क्या करेंगे, शासन सत्ता में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करता है। एक्चुअली द्वैध शासन का अर्थ होता है दोहरी नीति।
या दोहरा शासन। इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोहरा शासन का मतलब ये कि मानिए हम मान लीजिए आपको मारे, तो हम आपको मारे, मारने वाला प्रत्यक्ष तो हम हो गए, लेकिन हम जब हमको कोई पकड़ेगा तो हम बोलेंगे हम थोड़ी मारे हैं, हमको उसने कहा है, हम इसलिए मारे हैं। मतलब इस दोहरी शासन के अंतर्गत जैसा आप जानते हैं दीवानी, मतलब दीवानी का मतलब क्या होता है, पैसा वसूल करना, भू राजस्व वसूल करना। ये अधिकार कंपनी, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रख लिया, अब प्रशासन का भार दे दिया नवाब को। मतलब देखिए कितना चालबाज था कि पैसा वसूल रहा है, आप पूछ लो काहे इतना वसूल रहे हैं, क्यों नहीं हमको सुविधा दे रहे हैं, तो भाई तुम अपने प्रशासक से ना पूछो, हम लोग क्या है, वसूल करता है। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चाल था। इससे क्या फायदा था कि एक तो वो बदनामी से बच जाते, और दूसरा भारतीयों को, खासकर बंगालियों को, बंगाल के नवाबों को यह लगा अरे वो तो हमें प्रशासन का क्या बनाया, हेड बना दिया है ना। इसी व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब बंगाल में दोहरी शासन की शुरुआत कर दी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि मतलब भारत में, भारतीयों में इतनी एकता है नहीं, ठीक है। उनको ये समझ में आने लगा कि उनका बहुत बड़ा कोई विरोध होने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए जब क्या हुआ कि ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी क्या नाम है उनका, वारेन हेस्टिंग्स जब भारत आते हैं तो वो क्या करते हैं, द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं और संपूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स जब भारत आए तो उस समय का सिचुएशन अलग हो गया। उस समय तक यह प्रमाणित हो चुका था कि उनका विरोध करने वाला कोई बहुत बड़ा शक्ति नहीं है। और दूसरा चीज, वो डायरेक्ट, वारेन हेस्टिंग्स किसी का डायरेक्ट विरोध नहीं करने वाले थे, किसी के साथ डायरेक्ट लड़ाई नहीं करने वाले थे। इसीलिए वो भारत में आते ही उन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाया। किसने अपनाया? वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया। लेकिन यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि उनका साम्राज्य विस्तार भी करना है और हस्तक्षेप नहीं भी करना है। तो ये दोनों बिल्कुल सिक्के के दो पहलू हो गए ना, एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमको हस्तक्षेप नहीं करना है और दूसरा आपको साम्राज्य विस्तार करना ही है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक तरह से अंग्रेजों ने चाल चला था। चाल ये चला था कि वो जिस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते थे तो उस क्षेत्र को पहले मजबूत बनाने के लिए उनके पास समय होना चाहिए कि नहीं। तो वो लोग क्या करते थे कि क्षेत्र पर अधिकार कर लिए और उसको पहले खूब मजबूत बनाते थे। उस दौरान वो अगल बगल दाएं बाएं कहीं नहीं देखते थे, बस जिस क्षेत्र पर अधिकार किए उसी को मजबूत बना रहे हैं, ठीक है ना। और जब कहीं फिर से उनको मौका मिलता है तो फिर वहां जाकर वो हस्तक्षेप कर ही देते हैं। तो कहने के लिए कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरा चीज, अपने आप को जब वो राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करेंगे तो उनको प्रशासकीय कार्य भी करना पड़ेगा। हाँ, प्रशासकीय कार्य नहीं करेंगे तो फिर यहाँ की जनता, यहाँ के जो शासक प्रशासक हैं, उन्हें ये कैसे लगेगा कि भाई अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जब वारेन हेस्टिंग्स भारत में आता है तो उसने क्या किया कि सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार अपने हाथों में लिया, दोनों प्रकार के कार्य किया। इसके अंतर्गत उसने सबसे पहले लगान व्यवस्था में सुधार किया। न्याय के लिए उसने क्या किया, दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना की। व्यापारिक सुविधाओं में दस्तक जो प्रथा थी और छोटी छोटी जो चुंगी लिया जाता था, उस सबको समाप्त करवा दिया और उसके जगह पर नमक, पान और तंबाकू, है ना, इसके व्यापार पर कंपनी का एक आधिपत्य स्थापित हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैनिक कार्य किया। याद रखिएगा, एक तरह से इसीलिए हंटर का कहना है कि हेस्टिंग्स ने असैनिक शासन की दृढ़ नींव डाली, जिस पर कॉर्नवालिस ने भवन का निर्माण किया। मैंने सबसे पहला व्यक्ति जिसने असैनिक शासन की नींव किसने डाली, नींव डाली थी वारेन हेस्टिंग्स ने। बाद में जो है क्या बोलते हैं, बाद में इसी को आधार बनाकर कॉर्नवालिस जो है एक बहुत बड़ा व्यापक काम किया। कॉर्नवालिस के कई कार्य आज भी भारत में लागू हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो हस्तक्षेप न करने की नीति जो अपनाई थी वो उसके लिए एक बहुत बड़ा ये दृढ़ प्रतिज्ञा था, है ना। जब भी उसको मौका मिला या कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व की सुरक्षा के लिए, है ना, राजनीतिक अस्तित्व की सुरक्षा के लिए किसी शक्तिशाली राजा के साथ युद्ध भी करने की जरूरत पड़ी तो उसने किया। जैसे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध, है ना। ऐसे तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, उसने बोला था
कि क्या बोलते हैं कि वो मराठों के साथ युद्ध हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब उनकी सुरक्षा के लिए, जब उनके सम्मान के लिए, जब उनके साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध की जरूरत पड़ी तो उसने युद्ध भी लड़ा। इस क्रम में उसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्टली वारेन हेस्टिंग्स नहीं चाहता था कि वो अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करे, किंतु होता क्या है कि जैसे ही मराठों के बीच आंतरिक संघर्ष शुरू होता है तो बंबई का जो अंग्रेजी सरकार था वो उसमें हस्तक्षेप कर दिया। अब वारेन हेस्टिंग्स बुरा फंस गया कि भाई अब अंग्रेज तो बीच में कूद गया है, अगर वो उसको सुरक्षा नहीं देगा, उसको हेल्प नहीं करेगा तो फिर अंग्रेज तो हार जाएगा, और हार जाएगा तो फिर उसका सम्मान नष्ट हो जाएगा, लोग उससे भयभीत होना कम कर देंगे। ऐसे परिस्थिति में हेस्टिंग्स जो था वो ऐसे बंबई सरकार की नीति के पक्ष में नहीं था, फिर भी युद्ध के शुरू हो जाने पर उसने दृढ़ता से कार्य किया और फाइनली सालबाई की संधि, सालबाई जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी के द्वारा जो है समाप्त हुआ। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई, उसके सम्मान में वृद्धि हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको हम बताएं तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी एक तरह से सही आपको बताएं तो क्या बोलते हैं, ये वारेन हेस्टिंग्स की इच्छा का परिणाम नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स तो पहले ही हम आपको बताएं कि वो आते ही बोल दिया था वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब मद्रास का अंग्रेजी सरकार दक्षिण भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने शुरू कर दिया तो वैसी परिस्थिति में वारेन हेस्टिंग्स का उसमें शामिल होना या फिर अंग्रेजी सरकार का मदद करना अनिवार्य हो गया। शुरू में मैसूर का जो राजा था हैदर अली, उसने क्या किया कि मराठों को और हैदराबाद के निजाम को सबको अपने इकट्ठा कर लिया, और वारेन हेस्टिंग्स को लग गया कि तीनों इकट्ठा रहेंगे तो कभी युद्ध नहीं जीत सकता है। फलतः उसने कूटनीतिज्ञता से काम लिया और सर्वप्रथम उसने हैदराबाद के निजाम और मराठों को जो है हैदर अली से अलग करवा दिया, और उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, उसके बाद उसने कूटनीतिज्ञता पुरकार करते हुए उस पर अटैक कर दिया। इस तरह से जो है मैसूर हैदर अली जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हार गया और फाइनली मंगलौर की संधि अंग्रेज किया, और किसी भी तरह से जो है हैदर अली अपने आप को ये रखा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं प्लस पॉइंट ये देख रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स यह युद्ध भी जीत गया और उसका विस्तार जो है ना मैसूर राज्य तक होते जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स को क्या था कि युद्ध तो करना नहीं था, लेकिन युद्ध में उसने इनडायरेक्टली 2-3 बार हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप करने की वजह से क्या होगा बताइए, आर्थिक रूप से क्या होगा, आर्थिक रूप से कमी होगी कि नहीं होगी, आर्थिक रूप से कमी हो जाएगी। तो आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हो रहा था अंग्रेजों को। फलतः हेस्टिंग्स के बाद जब कार्नवालिस भारत में आया तो उसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी आर्थिक समस्या। इसलिए कार्नवालिस ने जो है आते ही सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं, आय में वृद्धि करने के लिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया। इससे दो फायदा हुआ, एक तो आय में वृद्धि हुआ और दूसरा जो था ये एक जमींदार वर्ग के लोग जो थे उनके एक बहुत बड़े वफादार भी बन गए। साथ ही कार्नवालिस ने भी जब आया तो उसने भी कहा कि हमको क्या है कि हमको हस्तक्षेप नहीं करना है, यानी हस्तक्षेप न करने की नीति भी अपनाई और उसने असैन्य कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब यह कि शासन व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए उसने कई सेवा सुधार, प्रशासकीय सुधार, व्यापार सुधार, न्याय सुधार, पुलिस सुधार, ये सब काम किया। उसने कानूनों का संग्रह कराया, ठीक है ना। आदर्श रूप में भारतीय राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप न करने की नीति की घोषणा उसने कर दी। किंतु इसके बावजूद भी ध्यान दीजिएगा, जब मैसूरों का फिर से एक बार चुनौती, मैसूरियों के जब एक बार मतलब टीपू सुल्तान जब एक चुनौती देने लगा तो कार्नवालिस ने कहा कि मैसूर के साथ युद्ध लड़ना क्रूर आवश्यकता है, क्रूर जरूरत है, माने मजबूरी है, हमको लड़ना ही पड़ेगा। हम कहें ठीक है हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मैसूर राज्य के साथ युद्ध करना उसने उसको क्या बताया, क्रूर आवश्यकता बताया। इस तरह से अंग्रेज और मैसूर के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, ठीक है। और फाइनली जो है अंग्रेजों ने जो है एक बार फिर से टीपू सुल्तान को परास्त करते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा जो है मैसूर को कमजोर बनाने का कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यह ध्यान दिए कि वारेन हेस्टिंग्स आता है तो उसने सैन्य चूंकि देखिए लॉर्ड क्लाइव तो वो काम कर चुका था कि उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बक्सर के युद्ध के बाद फाइनली बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया। अब क्या करना था, वहाँ से उसको अपने आप को पहले मजबूत करना था, मजबूत करने के बाद में अपना विस्तार करना था। तो शुरुआत में देखिए एक कॉन्सेप्ट है, लॉर्ड क्लाइव जब भारत में आया तो उसने बंगाल पर अधिकार करके बंगालियों को, नवाबों को भी शासन प्रशासन में सहयोग दिया, इसलिए उसने द्वैत शासन की नीति अपनाई। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो उसे समझ में आ गया था कि भाई इसमें द्वैत शासन की कोई जरूरत नहीं है, तो उसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और उसने हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाते हुए भी मराठों के साथ, मैसूरियों के साथ युद्ध लड़ा। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद उसने बहुत सारे असैन्य कार्य भी किए, ठीक है। उसके बाद कार्नवालिस जब आता है तो कार्नवालिस ने भी वही काम किया, उसने भी कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मैसूर राज्य के साथ युद्ध लड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसको एक संजोग माना जाए कि इसका वो एक मतलब पहले से प्री प्लान्ड एक योजना माना जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक संजोग था। और दूसरा संजोग इसलिए था क्योंकि अगर उनको, अंग्रेजों को कोई महत्वपूर्ण चुनौती मिल जाता कहीं से ना, तो आगे बढ़ने का सोचते नहीं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य धन कमाना था ना। लेकिन उनको जब चुनौती नहीं मिलता था तो इसलिए वो और आगे बढ़ते जा रहे थे, और आगे बढ़ते जा रहे थे, और आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से कार्नवालिस भी न चाहते हुए भी अपने आप को जो है मैसूर के साथ युद्ध में फंसाया और उसने विजय भी प्राप्त की। तो ध्यान दीजिएगा, अब अगला जब गवर्नर जनरल आता है सर जॉन सोर, उसने जो है एकदम कहा भाई हम क्रिया खातानी, हम कसम खातानी कि हम भाई कोनो हस्तक्षेप करे वाला नहीं थी। और सही बात भी है, सर जॉन सोर के समय में कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप देखने को नहीं मिलता है। अपवादिक रूप में अवध राज्य जो था ना, आप सर जॉन सोर के बारे में दिखाते हैं, ये जो अवध क्षेत्र है यहाँ पर, इसी अवध राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर उसने हस्तक्षेप कर दिया। उसने वजीर अली को हटाकर सादत अली को वहाँ का क्या किया, नवाब बना दिया। किंतु उसकी इस नीति से अंग्रेजों के सम्मान में कमी हुई। क्यों कमी हुआ, क्योंकि उसने हस्तक्षेप जो न करने की नीति सर जॉन सोर ने अपना लिया था ना, इससे क्या हुआ कि मराठा की शक्ति बढ़ती जा रही थी, समझे। तो मराठा दिन प्रतिदिन उसका शक्ति विस्तार होता जा रहा था। इधर अंग्रेज कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसलिए जो अगला गवर्नर जनरल आएगा वो क्या करेगा, खुलेआम हस्तक्षेप करेगा। क्या करेगा, खुलेआम हस्तक्षेप करेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर अगला हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द ही आप लोग को अगला इसका वीडियो दें। इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनिए और एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, रट्टा मारने से बचिए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।